हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम 10th क्लास मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दिस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 10th मार्च 2025। सो इस क्वेश्चन पेपर के होते हैं 3 सेट्स एंड दिस इज द सेट 1 विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। So there are total 38 questions and 5 parts. Section A, B, C, D and E. और आज की क्लास में हम सेक्शन A सॉल्व करेंगे। सेक्शन A में है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली जिसके 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से एक सही है एंड वी हैव टू फाइंड दैट। The first question is, if alpha and beta are the zeros of polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta is equal to minus 2 by 3, then the value of k is. See, हमें एक quadratic equation given है and we have given that alpha and beta are the zeros of the equation. इसका मतलब क्या है कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। और हमें एक और इक्वेशन दी है अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 by 3 और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी, व्हेनेवर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। सो दिस इज नोन टू एवरीवन, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स होते हैं ए का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और दिस इज कांस्टेंट। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो ये तो होता है। नाउ हमारी इक्वेशन क्या है, दिस वन। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 6 एंड c की वैल्यू k है। सो इस गिवन इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए मीन्स माइनस 6 by 3 विच मीन्स माइनस 2। दिस इज द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसी इक्वेशन के लिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम c अपॉन ए पुट करेंगे, c की वैल्यू है k एंड a की वैल्यू क्या है 3, सो k अपॉन 3। सो यहाँ से हमें गिवन इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट करें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की, तो ये आती हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस गिवन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, k बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2 by 3। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन जिसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, k बाय 3 यहाँ पर है, हम माइनस 2 को ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ट्रांसपोज करेंगे। सो नाउ दिस बिकम्स माइनस 2 by 3 प्लस 2। सो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 माइनस 2 प्लस 3 2s are 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4 by 3। So k upon 3 is equal to minus 4 upon 3 and 3 gets cancelled on both the sides। तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 4। सो k की वैल्यू होगी माइनस 4, मीन्स ऑप्शन नंबर C is the correct answer to the given question. The next question is, if x is equal to 1 and y is equal to 2, its solution of the pair of linear equations 2x minus 3y plus a is equal to 0 and 2x plus 3y minus b is equal to 0. Then what is the relation between a and b? So obviously we have to solve both these equations. हमें दो linear equations given है जिनकी values, जिनमें x and y की दो हमारे पास roots हैं, x is equal to 1 and y is equal to 2। हम ये वैल्यूज अगर इनमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल आते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन के। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में x एंड y की वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 2। सो अगर हम यहाँ पुट करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 2 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। 2 minus 6 is minus 4 plus a is equal to 0। तो a की क्या वैल्यू आती है 4। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 4। नाउ सिंस दीज आर द सॉल्यूशन टू बोथ द इक्वेशन, तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन में अब ये वैल्यूज पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो व्हाट डू वी गेट,
2 इंटू एक्स 2 प्लस y की वैल्यू है 2, 3 इंटू 2 6 माइनस b इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 6 इज 8 माइनस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 8. अब क्या वैल्यूज मिल गई हमें? a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स b इज 2 टाइम्स दैट ऑफ a, means twice of a is equal to b. This is very clear क्योंकि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है. That means option number B is the correct option. The next question is the midpoint of the line segment joining points P minus 4, 5 and Q 4, 6 lies on. So हमें find out करना है कि दो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है P एंड Q और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा. सी हमें P एंड Q के x एंड y कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अगर हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं? सिंपली P एंड Q इज अ लाइन सेगमेंट, तो इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? x1 प्लस x2 बाय 2 मीन्स दोनों के x कोऑर्डिनेट्स उसका हाफ एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो इनके x कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 0 एंड इसके y कोऑर्डिनेट्स हैं 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया 0 एंड y कोऑर्डिनेट कम्स आउट टू बी 5.5. सो ये आएंगे कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. सो अब अगर x एक्सिस की वैल्यू 0 आ गई है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू तो 0 ही आ गई है, तो इट विल ऑब्वियसली लाई ऑन द y एक्सिस. वैसे भी ये यहाँ पे आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 0 एंड 5.5 एंड इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस. वैसे भी अगर किसी भी हमारे पास कोऑर्डिनेट, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. इनका मिड पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 आ जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज. से दिस इज द गिवन इक्वेशन 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 और इसमें से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हाउ कैन वी डू दैट? सबसे पहले हम इस 7 को लेके जाएंगे ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. सो व्हाट डू वी गेट? 4 sin theta is equal to 9 minus 7 which means 2. Now sin theta becomes equal to, इस 4 को हम लेके जाएंगे 2 के डिनोमिनेटर में 2/4 क्योंकि ये जाकर उधर बन जाएगा डिवीजन में. सो नाउ sin theta becomes equal to 1/2. sin theta is equal to 1/2. Now यहाँ पे हमारे पास sin theta एंड 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 30 because sin 30 is equal to 1/2. This we have discussed in the trigonometry. हमने पढ़ा है कि sin 30 1/2 के इक्वल होता है. Now both sin can cancel. दोनों साइड पे sin है जिसको कैंसिल किया जा सकता है. That means theta is equal to 30 डिग्री. तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, that is 30 डिग्री. So option number B is the answer to this question. The next question is also from the trigonometry. We have to find the value of tangent square theta minus inside the bracket 1 by cos theta into secant theta. तो हमें इसको सॉल्व करना है गिवन एक्सप्रेशन को एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. सी टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस यहाँ पर है 1 बाय कॉस थीटा इंटू सिकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोस थीटा. सो सिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा. तो यहाँ पे हमने सिकेंड थीटा की जगह लिखा 1 बाय कॉस थीटा. नाउ व्हाट डू वी गेट? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा. नाउ हम कोस स्क्वायर थीटा को लेंगे LCM and what do we get? sin square theta minus 1. अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the trigonometric identity, ये हमें पता है. तो अगर हम 1 को इस साइड ले आए तो क्या बनेगा इक्वेशन में? sin square theta. अगर हम 1 को इस साइड शिफ्ट कर दें -1
एंड ये कोस थीटा जब राइट साइड पे जाएगा दिस बिकम्स माइनस कोस स्क्वायर थीटा. सो ये बन जाएगी. सो साइन स्क्वायर -1 की वैल्यू को हम माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो साइन स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम पुट करेंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा. So cos square theta gets cancelled out and we are left with -1. So -1 is the answer to given expression. -1 means option number C is the correct answer. The next question is, if HCF of 98 and 28 is M and LCM of 98 and 28 is N, then the value of N minus 7M is. तो हमें दो नंबर्स गिवन है 28 एंड 98. हमें इन दोनों का HCF है वो किसके इक्वल है, M के, और LCM N के, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ N minus 7M. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे LCM एंड HCF ऑफ 98 एंड 28. See, there are so many ways to find out the LCM and HCF and the most common way is prime factorization method. तो हम अगर 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, so this is 2 into 49 and 49 can be written as 2 into 7 into 7. Similarly, 28 is 2 into 14 and 14 can be written as 2 into 7. So ये हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स, ये 98 के और ये 28 के. तो अब HCF क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 and 7 कॉमन है दोनों में. सो 2 into 7 means 14. तो 98 and 28 का HCF है 14, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या है, हम क्या करते हैं, हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM कैसे फाइंड आउट करना है. सो 2 into 7 ये कॉमन हो गया. अब हमें जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो 14 into 2 28 एंड 28 into 7 196. तो ये होगा इसका LCM 196. अब हमें LCM की वैल्यू गिवन है N है, N के इक्वल है, और HCF की वैल्यू M के इक्वल है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, N minus 7M. तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे. N की वैल्यू है 196 माइनस 7 इंटू M. M की वैल्यू क्या है 14 एंड 7 इंटू 14 इज 98. सो अगेन 196 minus 98 is 98 only. So this is the value of N minus 7M. So answer is option number C. The next question is, the tangents drawn at the extremities of the diameters of circle are always parallel, perpendicular, equal और intersecting. So we know that tangents जो कि किसी भी diameter के extremities के ऊपर दो tangents draw करें, they are always parallel to each other. Why? क्योंकि जो भी हमारे पास टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. सो दिस इज परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पे भी जहाँ पे ये यहाँ पे टच कर रही है सर्कल को, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है टू द रेडियस. अब ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, एंड ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो 90. तो अब अगर हम देखें, दीज टू आर द स्ट्रेट लाइन्स एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये दोनों क्या बन जाते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है 90-90. तो ऑब्वियसली दीज टू लाइन्स हैज टू बी पैरेलल टू ईच अदर. तो हमेशा जो दो टेंजेंट्स होती हैं विच आर ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, क्योंकि जो हमेशा टेंजेंट है वो इस रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है. सो दीज टू लाइन्स आर ऑलवेज parallel to each other. Option number A is the correct answer. The next question is, in triangles ABC and DEF, angle B is equal to angle E and angle F is equal to angle C and AB is equal to thrice of DE. Then the two triangles are. तो हमें बताना है that what is the relation between these two triangles. तो हमें क्या गिवन है, that angle B is equal to angle E. इन दोनों triangles में angle B is equal to angle E and angle F is equal to angle C. So ये angle F है वो angle C के equal है, and side AB is thrice that of DE. AB sides DE sides से 3 times bigger है. See, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या जरूरी है, ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स हैव टू बी इक्वल. यहाँ पे साइड तो AB इज इक्वल टू 3 times दैट ऑफ DE है. दैट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर डेफिनेटली नॉट कॉन्ग्रुएंट, एंड हमें इनके दो एंगल्स इक्वल गिवन है. तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल बिकम्स ऑटोमेटिकली इक्वल. एंगल A हैज टू बी इक्वल टू एंगल D.
क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं दो ट्राइंगल्स में तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है. तो अब अगर तीनों एंगल्स, दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, देन दीज ट्राइंगल्स आर डेफिनेटली सिमिलर. इनकी साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं क्योंकि ए बी इज 3 times दैट ऑफ डी, बट ये सिमिलर है क्योंकि इनके तीनों एंगल इक्वल हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if minus 1 raised to power n plus minus 1 raised to power 8 is equal to 0, then n is a. तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि n क्या है. सी हमें ये एक गिवन इक्वेशन है, माइनस 1 raised to power n प्लस माइनस 1 raised to power 8 इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको सॉल्व करें सो ये जो सेकेंड टर्म है माइनस 1 raised to power 8, इसका वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगा क्योंकि ये पावर इवन में है. सो माइनस 1 raised to power 8 इज इक्वल टू 1. एंड अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए क्योंकि बीच में है प्लस का साइन. तो -1 raised to power n हैज टू बी इक्वल टू -1, तब भी -1 + 1 0 होगा. तो ये कब पॉसिबल है, इसकी वैल्यू -1 कब आएगी, अगर n एक ऑड नंबर है. सो n हैज टू बी एन ऑड नंबर ताकि इसकी वैल्यू -1 आए. तो इसका आंसर क्या आएगा, n is any odd number and cannot be any positive integer, it has to be an odd number. तो odd number ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे -1 आएगा and -1 + 1 is equal to 0. So answer is option number C. The next question is, two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomials is. सी इस ग्राफ में टू पॉलिनोमियल्स की कर्व को ड्रॉ किया गया है. वन कर्व इज फेसिंग अपवर्ड एंड वन कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस फॉर बोथ द पॉलिनोमियल्स. नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस. तो जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसकी ये जो कर्व है वो इन दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है. सो इस फर्स्ट कर्व के हमारे पास है 2 जीरोस एंड जो हमारी सेकंड कर्व है वो भी इन्हीं दो सेम पॉइंट से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है. तो ये दोनों ही इसके भी जीरोस हैं. सी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस. डिस्टिंक्ट मींस विदाउट रेपिटेशन, बट ये जो दोनों जीरोस हैं, ये जो दोनों ग्राफ्स हैं एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करते हैं. दैट मीन्स पूरे ग्राफ में देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 ही पॉइंट्स हैं जिसपे ये पूरा ग्राफ, जिसमें दोनों पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं. तो इस पूरे ग्राफ में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितने हैं, 2. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sum of first m terms of AP is 2m square plus 3m, then its second term is. See हमें given है that sum of first m terms in an AP series. AP series है जिसमें हमें sum given है by this expression 2m square plus 3m. So sum can be represented by this expression. और हमें क्या find out करना है, second term of this AP series. तो हम कैसे solve करेंगे इस question को, अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट करेंगे एट m इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेगी फर्स्ट टर्म ओनली, क्योंकि उसमें क्या होगा, AP की जस्ट फर्स्ट टर्म मिलेगी. सो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1, दैट मीन्स 2 + 3 5. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP सीरीज. नाउ अगर हम m को 2 पुट करेंगे एट m इज इक्वल टू 2, यहाँ पर m को 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP सीरीज. हमें फर्स्ट 2 टर्म्स का सम मिल जाएगा m 2 पुट करने पे. सो वी विल पुट 2, m की वैल्यू 2 पुट करेंगे. सो व्हाट डू वी गेट, 3 × 2, 2 × 2 स्क्वायर, 4 × 2 इज 8 प्लस 3 × 2 इज 6 एंड 8 + 6 इज 14. So now this is the first term of AP series and this is sum of first 2 terms 14. हमें क्या चाहिए, सेकेंड टर्म. तो हम sum of first 2 terms में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगी, सेकेंड टर्म. सो हमें क्या चाहिए, सेकेंड टर्म. तो कैसे मिलेगी हमें, तो अगर हम sum of first 2 numbers which is 14 उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे 5, तो व्हाट इज द सेकेंड टर्म, 14 - 5 9.
And the answer is option number B. The next question is, mode and mean of data are 15x and 18x respectively, then the median of the data is. See, हमें एक डेटा का मोड एंड मीन गिवन है और हमें उसका मीडियन फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए इन तीनों टर्म्स के बीच में एक रिलेशन है, एंड व्हाट इज दैट? 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियम. तो हमें मीडियन हमें फाइंड आउट करना है एंड मोड एंड मीन की वैल्यू हमें गिवन है. सी हाउ वी विल फाइंड आउट? 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू मोड की. मोड की वैल्यू है 15x प्लस मीन की है वैल्यू यहाँ पे 18x. तो 2 टाइम्स इंटू 18x इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ मीडियन. So 15x plus 2 times 18 into x is 36x, and now 15 plus 36x is 51x, which is equal to 3 times median. तो अब अगर हम यहाँ में से मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल आएगी? 51x डिवाइडेड बाय 3, एंड वी नो दैट 17 3s are 51. तो ये वैल्यू आ जाएगी 17x. So which is equal to option number C. The next question is, a card is selected at random from deck of 52 playing cards. The probability of it being a red face card is. See, हमारे पास जो deck of 52 cards है उसमें कितने colors होते हैं? Colors 2 and there are 4 types of cards. Heart, diamond, spade and club. और heart and diamond ये दोनों red color के होते हैं and these are of black color. हमें क्या चाहिए? रेड फेस कार्ड. सो सभी टाइप्स के, ये चारों टाइप के कितने कितने फेस कार्ड्स हैं? 3. हार्ट के भी 3 फेस कार्ड्स होते हैं, डायमंड के भी, स्पेड के भी और क्लब के भी. और हमें सिर्फ चाहिए इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों ही हैं रेड इन द कलर. तो टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड में कितने फेस कार्ड्स हुए? 6. तो टोटल हमारे पास होते हैं 3 + 3 6 रेड फेस कार्ड. So what is the probability of drawing one face card from the 52 cards? तो probability क्या होगी? हमें हमारी probability क्या होगी? To draw a red face card. Total red face cards कितने हैं? 6, and deck कितना है? 52 का. So it is 6/52. So which can be further simplified as 3/26. 3/26 is the answer. So option number D is the correct option. The next question is, which of the following is a rational number between √3 and √5? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक ऐसा रैशनल नंबर जिसकी वैल्यू √3 and √5 की वैल्यूज के बीच में लाई करे. सो √3 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज 1.732, एंड √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.236. सो नाउ इफ वी चेक फॉर द ऑप्शंस, जो फर्स्ट वैल्यू है 1.414238 एंड इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो ये √2 की वैल्यू है, एंड ये वैल्यू इन दोनों के बीच में भी लाई नहीं करती, एंड ये एक रैशनल नंबर भी नहीं है क्योंकि इसकी ये √2 की वैल्यू है विच इज एन इररेशनल नंबर. सो सेकेंड वैल्यू 2.3, ये वैल्यू भी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन पाई इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी 3.14 होती है विच डज नॉट लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज. सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. सो द लास्ट ऑप्शन 1.85, यस दिस वैल्यू लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करती है. सो 1.857142, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. The next question is, if a sector of circle has an area of 40 pi square units and a central angle of 72 degree, then the radius of the circle is. तो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक सेक्टर है सर्कल का जिसका सेंट्रल एंगल है 72 डिग्री, एंड हमें उस सेक्टर का एरिया गिवन है विच इज 40 पाई. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला.
So theta is the angle subtended by the sector at the center. 360 is the complete angle into pi r square. तो अब हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है विच इज 40 पाई. तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, थीटा भी हमें गिवन है सेंट्रल एंगल दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और हमें इसी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो पाई इज कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स. नाउ 36 ones are 36, 36 twos are 72. यहाँ आ गया 2/10 which means 1/5. So now r square becomes equal to this 5 will go on this side. 40 into 5 means 200. तो r square किसके इक्वल आ गया 200. तो r की क्या वैल्यू होगी √200. एंड √200 को हम क्या लिख सकते हैं, √200 कैन बी रिटन एज 2 into 100, और इस 100 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 10 विल कम आउट. सो द आंसर इज 10√2. सो रेडियस की क्या वैल्यू आएगी 10√2 यूनिट. एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. And the next question is, in a given figure, PA is a tangent drawn from external point P to the circle with center O, and if angle POB is 115 degree, then angle APO is equal to. So हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, that there is a tangent PA drawn to a circle, और सर्कल का जो सेंटर है वो O है, and we have given angle POB is 115 degree. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल APO, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल PA इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड OA इज द रेडियस. OA एक रेडियस है इस सर्कल की, क्योंकि वो सेंटर हमें गिवन है. सो नाउ अगर OA रेडियस है तो टेंजेंट इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द रेडियस. जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट. सो ये एंगल है 90 डिग्री. नाउ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. AOB एक स्ट्रेट लाइन है एंड हमें एंगल POB गिवन है 115. तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा. अगर ये एंगल 115 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 115 मीन 65 डिग्री. तो ये एंगल होगा 65 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल, सो वी विल लुक ट्राइंगल APO. सो इस ट्राइंगल में, सो वी नो दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अब हमें इसके दो एंगल्स पता है, तो हम ये तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. सी दिस एंगल इज 90 डिग्री प्लस दिस एंगल इज 65 डिग्री प्लस ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंगल APO, एंड सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं 90 प्लस 65 इज 155 प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल APO की क्या वैल्यू आएगी 180 माइनस 155 विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 25 डिग्री. तो एंगल APO किसके इक्वल आएगा 25 डिग्री. विच मीन्स option number A is the correct option. The next question is, a kite is flying at height of 150 meter from the ground. It is attached to a string inclined at angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is. So what is given to us? हमें given है that there is a kite which is flying at 150 meter from the ground. तो हमने ले लिया, let us suppose कि point A पे है kite which is 150 meter above from the ground. ये है एक point ground के ऊपर. Then it is attached to a string. ये एक string के साथ attach है kite which is making angle 30 degree with the ground. ये जो string है वो ground के साथ 30 degree inclination के साथ है. तो this angle is 30 degree. और हमें find out क्या करनी है, length of the string. So let us suppose length is L. तो हमें इस L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So look, this is the height which is given to us and angle भी हमें given है 30 डिग्री. एंड ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है. तो डेफिनेटली हम इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ. तो हमने इस पॉइंट को B एंड इस पॉइंट को C कंसिडर किया. तो अब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस एंगल इज गिवन टू अस 30 डिग्री, तो अगर हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री अप्लाई करें तो साइन 30 किसके इक्वल होता है
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ए सी इसका हाइपोटेन्यूज है। अब साइन 30 किसके इक्वल होता है? वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, 1/2 के इक्वल होता है। ए बी भी हमें गिवन है 150, दिस इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड जो लेंथ है ए सी इज लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है एल। तो क्या करेंगे, एल को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे देन क्या होगा, 2 इस साइड आ जाएगा, 150 इंटू 2, सी एल जाएगा दिस साइड एंड 2 जाएगा दिस साइड। सो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 मीटर, 150 इंटू 2 इज 300 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is, a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of circle of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of circle is, see what we have given that there is a wire जिसको हमने बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ आर्क और वायर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। देन इट इज बेंट इन फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल और उस सर्कल की रेडियस क्या है 60 बाय पाई सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सी वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है, क्या फॉर्मूला होता है, कंप्लीट जो सर्कल है जो उसकी कंप्लीट पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर एंड 360 डिग्री इज द कंप्लीट एंगल। सी अब हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है दैट इज 20 एंड हमें रेडियस भी गिवन है विच इज इक्वल टू 60 अपॉन पाई एंड हमें फाइंड आउट करना है थीटा और यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। तो हम इस इक्वेशन में से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई गेट्स कैंसल्ड विद पाई, 60 6s are 360 and 2 3s are 6. So now we are left with theta by 3 is equal to 20 and इस 3 को लेके जाएंगे इस साइड, so this becomes 20 into 3 which means 60 degree. So the answer is option number B. Angle subtended by the arc at the center is 60 degree. So for questions 19 to 20, these are the assertion and reason based questions. The two statements are given, one labeled as assertion and other is labeled as reason. Select the correct answer to these questions from codes A, B, C and D given below. A code में लिखा है both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. B पे लिखा है both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. C है हमारा ऑप्शन assertion is true but reason is false and D ऑप्शन is assertion is false but the reason is true. तो इन बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक का नाम है assertion A. सो वो स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 to 20 इज 1. सी हमारे पास नंबर्स हैं 1 to 20, उनमें से एक नंबर सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हमारे पास 1 to 20 नंबर्स हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/20 और इन्होंने गिवन दिया है हमें फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1 विच इज रॉन्ग। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए जो असर्शन है वो रॉन्ग है। देन रीजन में क्या गिवन है, फॉर एनी इवेंट ई PE इज इक्वल टू 1 देन E इज अ श्योर इवेंट, कि किसी भी इवेंट के लिए इफ PE इज इक्वल टू 1 देन दिस इज श्योर इवेंट। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो जो रीजन में स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है बट असर्शन में जो हमें स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा फॉर द 19th क्वेश्चन। हम ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 19 द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. So for question number 20, again we have given two statements, assertion and reason. So assertion is if we join two hemispheres of same radius along with their bases, then we get a sphere. So question number 20 के लिए जो assertion है उसमें क्या given है कि अगर हम two hemispheres जिनकी रेडियस सेम हो उनको उनके बेसिस के अलॉन्ग ज्वाइन कर दे तो हमें एक स्फीयर मिलेगा
विच इज डेफिनेटली ट्रू। तो जो असर्शन है वो डेफिनेटली ट्रू है। नेक्स्ट, रीजन में गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई r स्क्वायर। सो रीजन में गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, बट इन्होंने क्या गिवन है 3 पाई r स्क्वायर, सो विच इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है, तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द सोल्यूशन टू सेक्शन ए ऑफ सेट 1 क्वेश्चन पेपर। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट टू लर्न विद मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।